स्वागत है आपका आज के पहले करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज डेट है 3 अप्रैल और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स ऑफ जीएस2। दो टॉपिक डिस्कस करना है हमें। पहला है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 आया है, उसमें एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या बताई है वो देखेंगे। और एफडीआई के रिसेंट ट्रेंड्स, हाल ही दिनों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका कैसा है इंडिया में और दूसरी जगह वर्ल्ड में भी, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। तो सबसे पहला सवाल होता है कि ये जो आपका रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इट इज पब्लिश्ड बाय IHD एंड ILO। ये ILO तुम्हें पता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये IHD। तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो बताया गया है इस रिपोर्ट में वो है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका डिक्लाइनिंग देखा गया है। आपका 2000 से 2019 तक हम देखेंगे कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो आपका डिक्लाइनिंग था, गिर रहा था, कम हो रहा था। और सेकंड आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट भी आपका तेजी से इंक्रीज हो रहा था। तो ये 2000 से 2019 का समय जो है आपके एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से काफी ठीक नहीं था, लेकिन इसके बाद चीजें थोड़ी सी सुधरी, यानी कि 2019 से 2022 तक थोड़ा सा बेटर सिचुएशन आपका देखने को मिल। 2000 से 2019 तक की अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका मेन और वुमेन का, देखिए वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 14.4% डिक्रीज करता है और मेन का आपका 8.1% आपका डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम बात करें 2019 से लेके 2022 तक तो थोड़ा सिचुएशन हमारा बेटर देखने को मिलेगा। यानी कि फीमेल की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करता है बाय 8.3% और मेल्स का आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी आपका इंक्रीज करता है बाय 1.7%। तो थोड़ा सिचुएशन हमको बेटर देखने को मिलता है इन 2019 टू 20। तो 2000 में एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोग कितने थे, करीबन 60%, और 2019 में ये डिक्रीज होकर 42% होता है। तो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंस हटता है, ये एक अच्छी बात है। और देखिए कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज में आप देखेंगे 23% लेबर लगा था इस समय, और अगर 2019 की बात करें तो ये बढ़ के आपका 32% हो गया है। तो हम समझ सकते हैं बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर छोड़ के आपका कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज की तरफ आए होंगे, तभी ऐसा कुछ देखने को हमें मिला। अब रिपोर्ट में एक और बात बताइए कि टोटल आपके अनएम्प्लॉयमेंट है, जितने भी टोटल अनएम्प्लॉयड है उसका अबाउट 82.9% जो है दैट इज यूथ। और यहां तक हम देख सकते हैं इस यूथ में भी आपका अबाउट 69.7% जो है वो आपका एजुकेटेड यूथ है, एजुकेटेड यूथ। और एक देखने वाली बात है, इन एजुकेटेड यूथ में भी आपका जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, वुमेन है, उनका परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू मेन। इस रिपोर्ट में और कुछ चैलेंजेस और भी बताए गए हैं, जैसे बताया गया है कि तो वेजेस है, आपके जो वेजेस हैं डेली वेजेस वो काफी कम है। इसके अलावा आपका सेकंड हम लोग देखते हैं कि यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट आपका, अगर हम महिलाओं को देखें तो महिलाओं को अनपेड फैमिली वर्क ज्यादा करना पड़ता है। मतलब महिलाओं का जो काम है वो बेसिकली अनपेड है। जैसे फैमिली में जो महिलाएं काम करती है उनको पेमेंट तो मिलती नहीं है, तो वुमेन का वर्क मोस्टली आपका अनपेड फैमिली। देखिए वर्क फोर्स की बात करें तो जो वर्क फोर्स है 90% जो वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, उसका कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और आपके 82% जो आपका वर्क फोर्स है वो किसी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। तो वर्क फोर्स का फॉर्मल सेक्टर में काम करना और फॉर्मलाइज करना इनका जो एम्प्लॉयमेंट, ये काफी जरूरी हो जाता है। तो अगर हमारे रिपोर्ट में सारी प्रॉब्लम्स बताएं, चैलेंजेस बताएं, तो इसका कुछ सोल्यूशन भी बताना चाहिए। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार को क्या क्या फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले जॉब क्रिएशन पर फोकस करना है, जॉब क्रिएट होगा, ठीक है। दूसरी बात, केवल जॉब क्रिएट करना ही सफिशिएंट नहीं है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आपके एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी कैसा है, तो एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी बढ़ाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि जो लेबर मार्केट में काफी इनइक्वालिटी, मतलब किसी को तो बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है, किसी को बहुत कम मिल रही है, तो ऐसे इनइक्वालिटी को भी, लेबर मार्केट की इनइक्वालिटी को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, जो युवा आपका एम्प्लॉयमेंट चाह रही है, उसके स्किल्स को डेवलप करने के बाद भी है, उनके स्किल्स को भी डेवलप करने की जरूरत है। और सरकार को चाहिए कि एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज
यानी कि ALMP। तो एक्टिव लेबर मार्केट जब पॉलिसीज आएंगी तो इससे आपका जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है, एम्प्लॉयमेंट का जो सप्लाई है और एम्प्लॉयमेंट का जो डिमांड है, इनके बीच का जो गैप है वो आपका कम होगा। तो ये वाले टर्म को थोड़ा सा और बेटर समझते हैं। देखिए, एक्टिव लेबर मार्केट की पॉलिटिक्स का मतलब ये है गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि भाई लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने में कैसे हेल्प किया जाए। कोई जैसे जॉब पोर्टल खोल लिया, कोई ट्रेनिंग करा दी, ठीक है, कुछ आपका सब्सिडी दे दी, कुछ असिस्टेंस दे दिया। तो इस प्रकार की पॉलिसीज जब अगर करेंगे तब लोगों को जॉब मिलने में और आसानी हो जाएगी। तो ऐसे जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसको कहते हैं एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज। अच्छा, ये क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी का मतलब भी समझेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी का मतलब ये है कि भाई कितने, ये तो एक तो डिफरेंस हमने बताया कि भैया सैलरी में कितना डिफरेंस है, भाई अच्छे सैलरी या अच्छे क्वालिटी का जॉब का मतलब ये है कि क्या फॉर्मल सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर में है मतलब आपका कोई जैसे प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहेंगे कि इस एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी कम है। लेकिन अगर फॉर्मल सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको जॉब सिक्योरिटी है, आपको पेंशन भी मिलेगा, आपको अलग अलग फैसिलिटीज जो मिलेंगे जो एम्प्लॉयमेंट के साथ, ये अगर मिल रहे हैं तो हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छा है। तो हमें कोशिश करनी है कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज करना है, केवल जॉब क्रिएशन ही नहीं, जॉब की क्वालिटी को भी बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, लेबर मार्केट इनइक्वालिटी हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। और क्या बताया, और एक और काम जिसको ध्यान रखना है गवर्नमेंट को, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो नॉलेज डेफिसिट है वो कम हो। नॉलेज डेफिसिट का मतलब ये है जो एम्प्लॉयबल यूथ है, तो केवल आप ये कहें कि भैया हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन आपका ना स्किल डेवलप्ड है। अगर आपका स्किल डेवलप नहीं है, नॉलेज आप में डेफिसिट है, तो फिर आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो इस नॉलेज डेफिसिट को भी कम करने की जरूरत है। एक तरीके से स्किलिंग की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नॉलेज डेफिसिट बढ़ाना है, मतलब इंडस्ट्री को जो नॉलेज चाहिए, इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए, वो हमें यूथ में डालने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भाई ऑब्वियसली गवर्नमेंट काफी हद तक स्किल डेवलपमेंट पे काम करने की कोशिश कर रही है, स्किल डेवलपमेंट करना चाहती है। इसके अलावा इसी स्किल डेवलपमेंट की तर्ज पे आप ये बात कर रहे हैं नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये स्किलिंग पे बात कर रही है। काफी स्किल डेवलपमेंट पे चर्चा होती है इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी सरकार के द्वारा लाया गया है। इसके अलावा आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए EPFO को स्ट्रेंथन किया गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ किया गया है। तो गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर जो है वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है EPFO में वो आपके डाल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपका EPFO में एनरोल हो रहे हैं। EPFO मतलब जो फॉर्मल सेक्टर में होगा उसी का नाम तो EPFO में ऐड होगा। तो EPFO में जितने ज्यादा लोग आएंगे, जिनका प्रोविडेंट फंड वगैरह बनेगा, ऑब्वियसली वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में आए, उसके लिए EPO अगर एनलार्ज हो रहा है, ज्यादा लोग अगर ऐड हो रहे हैं, तो उसका मतलब फॉर्मल सेक्टर भी आपका साथ ही साथ इंक्रीज कर रहा है। तो इस पे भी गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत। देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसके अलावा आदर्श कैरियर सेंटर जो है ये इसको लिंक किया गया है अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के साथ। उसके बाद नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST, इसके अलावा नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर अदरवाइज एबल्ड, और नेशनल कैरियर सर्विस आपका ओपन स्टार्ट किया गया है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी चालू किया गया है। तो ये सारे अलग अलग गवर्नमेंट के स्कीम्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के। तो गवर्नमेंट इसका क्या क्या सोल्यूशन कर सकती है, क्या वे फॉरवर्ड है गवर्नमेंट के लिए, तो इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि बूस्ट मिल सके नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट, फार्मिंग के अलावा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें बूस्ट मिले, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि भाई फार्मिंग से हटके लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाए और भी अलग अलग सर्विस सेक्टर में आ जाए, तो ये पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। और सरकार को चाहिए कि वो MSME को और सपोर्ट करे। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट मिले। कैसे? आपके MSME क्लस्टर्स बने, MSME क्लस्टर्स बनते हैं तो भी फायदा मिलता है MSMEs को। इसके अलावा AI का यूज करना होगा हमें मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम लोग AI का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो भी MSME सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है अर्बन पॉलिसी पे फोकस करने की जरूरत है। अर्बन पॉलिसी की फोकस करने की इसलिए जरूरत है कि लोग गांव से शहर में माइग्रेट करते हैं। तो ऐसे जो आपके माइग्रेंट लेबरर्स हैं या माइग्रेंट लोग हैं
इसके अलावा आपके वुमेन है, महिलाएं हैं, ठीक है, और आपके जो आपके यंग जनरेशन है, जो आपका यंग पीपल है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट जिनमें है, और जो आपके गरीब हैं, इम्पोवराइज्ड हैं, इम्पोवराइज्ड यूथ, वुमेन और माइग्रेंट्स को हेल्प करने के लिए प्रॉपर अर्बन पॉलिसी बनाने की जरूरत है, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसी जिसके बारे में पहले भी डिस्कस किया वो भी लाने की जरूरत है, ताकि एम्प्लॉयमेंट का सप्लाई और डिमांड आपका कम हो सके, इनके बीच का जो गैप है ये आपका कम से कम हो। इसके अलावा आपको स्टेट गवर्नमेंट को टारगेटेड रोल्स देने पड़ेंगे, कुछ स्पेशल टारगेट सेट करने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा आपका प्राइवेट जो सेक्टर है उसको भी साथ लेना है, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से ही काम अगर करें तो अच्छा होगा और ज्यादा बेटर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द 10 मंथ्स पीरियड ऑफ अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024। ये जो आपके 10 मंथ्स में है, हमें एफडीआई का कौन सा ट्रेंड देखने को मिला? तो हमको एफडीआई में डिक्लाइन देखने को मिला। कितना डिक्लाइन? 31% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला आपका एफडीआई में। और ये इसका एक्चुअली इंडिया का जो नेट एफडीआई इनफ्लो है, जो नेट एफडीआई इनफ्लोज आपका डिक्रीज होता है आपका 36.8 बिलियन यूएसडी अप्रैल 2023 से आपका 25.5 बिलियन यूएसडी आपका जनवरी 2024 में। तो आपका 31% डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है इन एफडीआई इनफ्लो। तो क्या रीजन है एफडीआई के डिक्रीज होने के? क्या रीजंस हो सकते हैं? तो रीजंस आपके दो बताए गए हैं। कौन से दो रीजन इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपका आता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, कोई सर्टेनिटी नहीं है इकोनॉमिक, एक तरफ वॉर भी चल रहा है और ग्लोबल सिचुएशन ऐसा है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सेकेंड जो आपका रीजन है वो है आपका हाई इंटरेस्ट रेट्स। जो आपके बैंक्स हैं उनके अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आपके बैंक में ही रखेगा, क्योंकि बैंक में अगर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है? तो ऑब्वियसली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। ये तो दूसरा रीजन हो गया। अच्छा, क्या पूरे वर्ल्ड ओवर में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। देखिए आपका, अगर मैं ओवरऑल एफडीआई बता रहा हूं, ओवरऑल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 3% का इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन आपके जो एफडीआई जो आपकी इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्रीज में जो एफडीआई की अगर हम बात करते हैं तो वहां हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, करीबन 9% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब लोग डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, डेवलप कंट्रीज में तो फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए ओवरऑल तो इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में आपका डिक्लाइन देखने को मिला है इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसी तर्ज पे आप इंडिया में भी देख सकते हैं 31% का डिक्लाइन देखने को मिला है इन। देखिए, ये अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की बात करें तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो एक तो भाई आपका रशिया का वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। उसके बाद आपका इजराइल का जो सिचुएशन है वहां भी आपका वॉर जैसा माहौल बना हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जीत समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन एक होप है, हम सोच रहे हैं कि एफडीआई आगे जाके इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में आपका थोड़ा सा कमी देखने को मिला है। तो आगे चल के कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन इन्फ्लेशन हम खुद देख सकते हैं कि आगे जाके आपका इन्वेस्टमेंट, एक और ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आपका इन्फ्लेशन अगर डाउन जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक और ट्रेंड है कि जहां भी आपका कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया और आपके मेटल। तो ये सब आपके कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग हमारे देश इंडिया पे फोकस करें तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया आपका टॉप 5 आता है इन ग्लोबल ग्रीन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंडिया टॉप 5 है। क्या होते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स? ऐसे प्रोजेक्ट जो स्क्रैच से चालू होते हैं, जिसमें कोई भी रिसोर्स, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं प्रेजेंट होता है और एकदम एक सिरे से चालू जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में इंडिया टॉप 5 है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ठीक है। अच्छा, 65% ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट विच कम्स टू इंडिया इज ऑफ, पहला तो सर्विस सेक्टर में आएगा। सेकंड हम लोग बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी,
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बाद आपका थर्ड है फार्मा सेक्टर, आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, और आपका चौथा हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये आपके टॉप 4 एरियाज है जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। इसके अलावा बात करें कहां से आता है, तो सोर्सेस, आपके टॉप 5 सोर्सेस क्या है, टॉप 5 सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपके टॉप जो आपके 5 कंट्रीज में सबसे पहले आपका देखिए ये है टॉप 5 आपके कंट्रीज। तो मॉरिशियस में 26% एफडीआई मॉरिशियस से आ रही है, सिंगापुर से 23% आ रही है, तो टॉप 2। उसके बाद थर्ड नंबर पे यूएसए 9%, नेदरलैंड 7% और जापान 6%। तो ये आपके टॉप कंट्रीज है जहां से आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, टॉप 5। तो अब इंडिया क्या करे, क्या क्या भाई आगे जाके आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या कम होता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम लोगों को कर्म पे विश्वास करना है। तो बेसिकली क्या क्या काम इंडिया कर सकती है, सबसे पहला काम जो है आपका जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना। तो रेगुलेटरी प्रोसेस क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोसेस का एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं लाइसेंसिंग। तो क्या क्या एग्जांपल, लाइसेंसिंग देखा हमने, परमिट्स और जैसे अप्रूवल्स लेने होते हैं, तो ये कुछ आपके रेगुलेटरी प्रोसेस हैं। ये सब काम अगर और इजी कर दे तो काफी अच्छा होने का क्या मतलब है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, मतलब बिजनेस करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये समझना है कि पॉलिसी की क्लैरिटी और स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। यानी कि कोई भी आप पॉलिसी बना रहे हैं तो काफी समय तक चले, 1-2 साल 3 साल 5 साल, हर 5-5 महीने में आप पॉलिसी अगर बदलेंगे तो पॉलिसी स्टेबल नहीं होगा, लोगों को क्लैरिटी नहीं होगा कि भाई ये पॉलिसी बार बार बदलते रहते हैं, तो कोई भी आपके कंट्री में बिजनेस करना क्यों चाहेगा, इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहेगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब, जैसे आपके रोड्स काफी अच्छे होने चाहिए, रोड्स होने चाहिए, हाईवेज होने चाहिए, ठीक है। हाईवेज के अलावा आपका एयरपोर्ट्स होने चाहिए, एयरपोर्ट्स हो सकता है, या आपका पोर्ट्स भी आपके डेवलप्ड होने चाहिए। तो ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो भी लोग चाहेंगे कि आपके कंट्री में आके इन्वेस्ट करें। और आपको फोकस करना है उन सेक्टर्स में जहां पे आपका ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो गया, आपका रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर काफी ग्रोइंग है, इसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये कुछ सेक्टर्स है, इस पे अगर आप फोकस करेंगे जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो। तो इसके साथ ही GS2 का आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आज ही हम लोग GS3 के सेशन में मिलते हैं। शाम तक आपका ये लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली अपलोड होगा GS3 का।